हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेड एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 कॉमर्स का एक बहुत ही ज्यादा वेल नोन टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि है आपका डेप्रिसिएशन। आप लोगों का एक अच्छे मार्क्स को ये कवर करता है डेप्रिसिएशन 11th क्लास में, चाहे वो एएमयू बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो। ऑल ओवर इंडिया ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। आप लोगों की सेशनल्स में, आप लोगों के यूटी एग्जाम्स में, यूटी मतलब यूनिट टेस्ट में, आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स में, अलोंग विद सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी वालों के लिए भी फाउंडेशन में ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कॉमन है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टार्ट करते हैं, डोंट वेस्टिंग टाइम। डेप्रिसिएशन इज व्हाट? अगर मैं बिल्कुल सिंपल और बेसिक फॉर्म में इसको पढ़ाने जा रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स भी आज हमारे साथ। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? बेसिकली डेप्रिसिएशन जो है बहुत जनरल सी चीज है। डेप्रिसिएशन इज वेरी मच कॉमन इन योर ओन लाइफ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम उसका एक एग्जांपल लें तो हम उसको इस फॉर्म में डिनोट करेंगे, इस फॉर्म में उसको बताएंगे कि मैंने 50,000 का लैपटॉप खरीदा और 3 साल के बाद वो लैपटॉप हो गया 30,000 का। सपोज आई हैव परचेज्ड अ लैपटॉप इन द ईयर 2022 ऑफ रुपीज 50,000। मैंने कितने का लैपटॉप खरीदा? 2022 में मैंने एक लैपटॉप खरीदा जो कि था 50,000 रुपए का। ठीक है साहब। अगर मैं बात करूं 2025 की, जो अभी गुजरा है हमारा, 2025 में मैंने इस लैपटॉप को बेचना चाहा और सोचा कि मैं इसको बेच देता हूं, तो वो लैपटॉप सपोज करो मार्केट में बिक रहा है 30,000 रुपीज का, वही सेम लैपटॉप। तो मैंने कहा यार मैं अपने लैपटॉप को सिर्फ 30,000 रुपए का ही बेच पाऊंगा, तो ये जो पैसे थे 20,000 रुपए, ये कहां गए? ये जो 20,000 रुपए थे ये कहां चले गए? दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। इसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। कोई भी एसेट हो आपके पास, चाहे वो एसेट आपका मोबाइल फोन हो, चाहे वो एसेट आपका लैपटॉप हो, चाहे वो एसेट आपका एयर कंडीशन हो, कंप्यूटर हो, योर बाइक, योर कार, कुछ भी हो, अगर उसकी वैल्यू घट रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ, तो वो जो घटी हुई वैल्यू है, जो घट चुकी है वैल्यू, उसको हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन कहेंगे। उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। सो अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या निकल कर आई? तो वी आर हैविंग अ डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज सिंपल इन 3 और 4 वर्ड्स: फॉल इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। किसी भी एसेट की गिरावट को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये बात आप लोग नोट करके रख लीजिए, अभी नोट करके रख लीजिए ये वाली बात आप लोग, कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है साहब, यहां तक बात समझ में आ गई हमारे। अब हम आगे चलते हैं कि डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट में गिरावट को कहते हैं। ठीक है। अब 50,000 रुपए की चीज आपने खरीदी, मतलब ये वो वैल्यू थी जो आपने पे करी थी व्हेन यू हैव परचेज्ड दिस लैपटॉप। जब आपने ये लैपटॉप खरीदा तो एट दैट टाइम यू हैव पेड 50,000 ऑफ इट, एंड नाउ इट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 30,000 इन द ईयर 2005। आई हैव रिपीटेड अगेन दिस एग्जांपल कि आज की डेट में इसकी वैल्यू 30,000 रुपए की है, तो 20,000 रुपए कहां गए? 20,000 रुपए कहीं नहीं गए, वैल्यू कर गई। मतलब ये कि आपने जेब से नहीं दिए। मैंने जो दोबारा एग्जांपल दिया उसको समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि आपने ये 20,000 रुपए क्या आपसे जेब से गए? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इसकी वैल्यू तो उतनी ही पे करी थी जितने का ये था। आज की डेट में ये 30,000 का है, डजंट कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन जो 20,000 रुपए थे वो खर्च हो गए। खर्च आपके पॉकेट से नहीं गए, बट जो वैल्यू गिरी वो खर्चा माना हमने कि यार वो हमारा नुकसान हो गया, वो हमारा खर्चा हो गया। ठीक है। तो इफ यू हैव नॉट पेड दिस 20,000 रुपीज बाई कैश, अगर आपने इस 22,000 रुपए को कैश की फॉर्म में नहीं दिया, तो ये डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस बट इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। अनदर फीचर ऑफ डेप्रिसिएशन कि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस बट इट इज नॉन कैश, आपकी जेब से ये नहीं गया है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है साहब, 2 पॉइंट हमारे डेप्रिसिएशन के आज क्लियर हुए।
समझ में आ रही है बात? गेटिंग माई पॉइंट? आप लोगों को समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब हमको ये पता चल गया कि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में फॉल करेगा या कौन से रूल में फॉल करेगा? इफ इट इज एन एक्सपेंस, सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट हो गया आपका? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन विच डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। हमें डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है क्योंकि ये एक्सपेंस है हमारा और नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में फॉल करेगा और हमने इसको क्या करना है? हमने इसको डेबिट करना है। Another important thing is कि depreciation is charged only on tangible assets। किस पर लगेगा डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ टेंजेबल एसेट्स पे लगेगा, इनटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन लगता है। फिक्स्ड एसेट्स पर या आप कह लीजिए कि टेंजिबल एसेट्स पर आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। और टेंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हो गई मशीनरी, जैसे कि हो गया प्लांट, जैसे कि हो गया व्हीकल एक्सेट्रा। जैसे कि प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे जो आपके एसेट्स होते हैं इस पर आपका डेप्रिसिएशन लगता है और इन एसेट्स को हम टेंजिबल एसेट्स भी कहते हैं। और एक चीज और, इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर। साल में एक ही बार आप क्या लगाओगे? साल में एक ही बार आप डेप्रिसिएशन को लगाओगे अपने टेंजिबल एसेट्स पर। तो ये एक बेसिक सा डेप्रिसिएशन के बारे में बात हो गई कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन किन किन चीज पर लगता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन। तो नेचर की जब हम बात करेंगे तो इट इज एन एक्सपेंस। इफ इट इज एन एक्सपेंस तो ये नॉमिनल अकाउंट पर बेस करेगा, इन विच नॉमिनल अकाउंट सेज दैट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस सो विच वी हैव टू डेबिट इट। हमें क्या करना है? इसको डेबिट करना है। आई होप यहां तक बात क्लियर हुई होगी। गेटिंग माय पॉइंट? आप लोगों को समझ में आ रहा है इधर? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए कमिंग नेक्स्ट। आज बेसिक्स और इंट्रोडक्शन की बात होगी। अब हम आगे चलते हैं, रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन। रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन मतलब ये कि डेप्रिसिएशन क्यों लगता है और डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है। सवाल ये है क्यों, व्हाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज और डेप्रिसिएशन इज देयर। क्यों पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक को, क्यों ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया, कैसे निकल कर आया। सो द फर्स्ट वन इज यूज ऑफ एसेट। मतलब ये कि जब आप किसी भी चीज को इस्तेमाल करते हो तो इस्तेमाल करने में उसकी वैल्यू घटती है। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि आप जब किसी भी एसेट को इस्तेमाल करोगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली घटेगी क्योंकि वो यूज हो रहा है, पुराना होता चला जा रहा है। तो यूजेज ऑफ एसेट्स इज वन ऑफ द रीजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेकंड होता है एफ्लेक्स ऑफ टाइम। सेकंड इज एफ्लेक्स ऑफ टाइम। व्हाट इज एफ्लेक्स ऑफ टाइम? एफ्लेक्स ऑफ अ टाइम का मतलब होता है, वी कैन से डिटरमाइंड टाइम और वी कैन से सेट टाइम ऑफ एक्सपायरी।
एक टाइम पीरियड है, उसमें क्या है, उसकी एक्सपायरी है। जैसे आजकल के दिनों में या पिछले कई सालों में गवर्नमेंट का रूल आया है कि आफ्टर 10 years ऑफ अ डीजल कार, जब एक कार 10 साल की हो जाएगी तो उसकी लाइफ खत्म। भले वो आपने 10,000 किलोमीटर चलाई हो, 1,000 किलोमीटर चलाया हो, या आपने 1 लाख किलोमीटर चलाई हो, कितनी भी चलाई हो आपने, उससे मतलब है ही नहीं। 10 साल गाड़ी के हो गए, डीजल की गाड़ी के, इट विल बी एक्सपायर्ड, तो उसकी वैल्यू बहुत ही कम रह जाती है। तो जिस दिन से आप कार खरीदते हो डीजल की, उस दिन से उसका डेप्रिसिएशन लगने लगता है। तो यही रूल पेट्रोल की कार के लिए भी है कि पेट्रोल की कार सिर्फ 15 साल के लिए है। 15 साल के बाद उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़वा सकते हो आप, 5 साल के लिए बढ़ जाता है, बट मेजरली तौर पर दिल्ली और एनसीआर में 15 साल के बाद योर गाड़ी विल बिकम एक्सपायर, योर कार विल बिकम एक्सपायर, और आप उसको यूज नहीं करोगे, वो बेकार हो गई। तो एफ्लेक्स ऑफ टाइम। इसी तरीके से क्या होता है, एफ्लेक्स ऑफ टाइम में क्या होता है, लीज। लीज मतलब कि 5 साल के लिए आपने कोई चीज ली, उसके बाद वो चीज बेकार हो गई आपकी। अमूमन सॉफ्टवेयर के केसेस में होता है कि सॉफ्टवेयर आप परचेज करते हो, उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसका एक लाइसेंस होता है, वो उस दिन तक ही काम करेगा, उसके बाद वो काम नहीं करेगा। तो उसको हम कहते हैं एफ्लेक्स ऑफ टाइम, मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम, या आप ये कह लीजिए कि विद द लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, योर एसेट विल बिकम एक्सपायर्ड और विच ऑफ नो यूज। उसको हम कहते हैं एफ्लेक्स ऑफ टाइम। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, the value of the machine or any asset will go down. तो जब डाउन वैल्यू होती चली जाती है, that is what we called depreciation. Now third reason is obsolescence. Obsolescence जिसको हम कहते हैं obsolete. Obsolete का मतलब क्या हो गया, जब नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, जब नई चीज मार्केट में आती है, तो पुरानी चीज, मतलब जो पहले वाली चीज होती है वो पुरानी हो जाती है। मतलब ये कि वो नई वाली टेक्नोलॉजी के मुकाबले में या नई वाली चीज के मुकाबले में बेहतर नहीं होती। बेहतर होती भी है तो, लेकिन लोग कहते हैं कि नई चीज आई है तो वी विल प्रेफर न्यू थिंग, या न्यू आइटम, या न्यू टेक्नोलॉजी, या न्यू प्रोडक्ट, है ना, या इम्प्रोवाइज, जो इम्प्रोवाइजेशन होता है चीज के अंदर, हम उसको प्रेफर करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप मोबाइल फोन लें, तो मोबाइल फोन के अंदर जैसे कि आपने एप्पल का सिनेरियो देखा होगा कि हर साल अगस्त सितंबर में एप्पल अपने नए फोन लॉन्च करता है, तो पुराने फोन को की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, भले वो कितना भी अच्छा हो। तो उसको हम कहते हैं ऑब्सोलीट होना, पुराना हो जाना चीज को, विद द एप्लीकेशन या विद द अपकमिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट के आने की वजह से पुरानी चीज जो है वैल्यू घट जाना, उसको हम कहते हैं obsolescence. This is one of the reason of depreciation. Now fourth क्या हो सकता है, fourth could be accidents. Fourth could be accident. अब एक्सीडेंट क्या हो गया, एक्सीडेंट का मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई नई चीज है, जाहिर सी बात है, जैसे कि सपोज करो मैंने एक बाइक खरीदी और एक बंदा है एक्स, हम एक बंदा है एक्स, एक बंदा है वाई, इन दोनों ने सिमिलर बाइक खरीदी, एक ही बाइक खरीदी, 1 लाख रुपए की इन्होंने खरीदी, 1 लाख रुपए की इन्होंने खरीदी, 2024 में खरीदी इन दोनों ने, एक ही बाइक, एक ही डेट में, एक ही वैल्यू की, ठीक है। अब क्या हुआ, 2024 से 25 के बीच में एक एक्सीडेंट हो गया एक्स की बाइक का, तो इसकी बाइक की वैल्यू रह गई 70,000 और इसकी बाइक की वैल्यू है 90। तो ड्यू टू एक्सीडेंट इसकी बाइक की वैल्यू घट गई कितने रुपए से, 30,000 से, और इसकी हो गई 10,000। तो कहने का मतलब ये, इसकी तो नॉर्मल कंडीशन में डेप्रिसिएशन लगा 10,000 का, वाई का, लेकिन एक्स की बाइक एक्सीडेंट हो चुकी थी, उसकी बाइक की चीजें खराब हो चुकी थी ज्यादा, तो उसकी वैल्यू ज्यादा गिर गई। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी चीज टूट गई, गिर गई, उसके अंदर दूसरा पार्ट डल गया जिसकी वजह से वैल्यू कम हो गई, तो उस वजह से भी डेप्रिसिएशन को लगाया जाता है। तो दीज आर दी 4 रीजंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा भी डेप्रिसिएशन के रीजंस हो सकते हैं, बट बुक में आपके ये 4 रीजंस दिए हुए हैं। आई होप ये क्लियर हुए होंगे आप लोगों को 4, ठीक है, समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया, ठीक। तो रीजन हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, आगे हम पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक पर चलते हैं, ज्यादा थ्योरी इसकी पढ़ाएंगे नहीं आप लोगों को, इसके आगे चलते हैं। ठीक है,
अब डायरेक्ट मैं इसका कैलकुलेशन का पार्ट लेके चलता हूँ, क्योंकि इसमें थ्योरी तो काफी है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पर है, कैसे कहाँ पे क्या चीज रिकॉर्ड होगी, कैसे रिकॉर्ड होगी। इसके मेथड पर लेके चलता हूँ आज आप लोगों को। इसका मेथड मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू आप लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करोगे इन योर क्लास 11th एज वेल एज फॉर द सीए फाउंडेशन ऑल्सो। तो इसको लेके चलते हैं, आज मेथड देख लेते हैं इसके क्या है। ठीक है, तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, methods of calculating depreciation। तो इसके अंदर दो मेथड है हमारे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। द फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SLM, और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे WDV। तो आज हम ये दोनों मेथड का बेसिक देखेंगे और एक एक्स्ट्रा एग्जांपल देखेंगे, जिससे आप लोगों को दोनों मेथड समझ में आएंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं और इसमें एक सवाल लिखता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग सब लोग देखिए। X लिमिटेड purchased a machine of rupees 1 lakh on 1st April 2022। 1 अप्रैल 2022 को एक्स लिमिटेड ने एक मशीन परचेज करी। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड at 10% per annum every year। हर साल डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो कितना लगेगा, 10% लगेगा। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। बुक्स जो क्लोज होंगी वो 31 मार्च को होंगी हर साल। अब जब कभी भी आप लोग डेप्रिसिएशन बनाए 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ये खासतौर से एक टिप है छोटी सी, कि आप लोगों को 2 से 3 चीज का ख्याल रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो ख्याल रखना है आप लोगों को, वो रखना है ख्याल डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट, किस दिन एसेट खरीदा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, याद रखना है, मतलब सवाल पढ़ना है तो ये चीजें माइंड में जॉट डाउन कर लेनी है आपको। थर्ड पॉइंट इज क्या लिखना है इसमें, लिख देते हैं आपको, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। डेट ऑफ परचेज कोई भी हो सकती है, 1 मार्च हो सकती है, 1 अक्टूबर हो सकती है, 1 अगस्त हो सकती है, 1 जनवरी हो सकती है। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मोस्टली जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 31st मार्च। अगर नहीं मिला तो बहुत ही ज्यादा कम मिलेगा आपको 31st दिसंबर। और ये जो रेट ऑफ परसेंटेज तो इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10%। तो उन्होंने मशीन कब खरीदी है, उन्होंने मशीन खरीदी है 1 मार्च 2022। ठीक है, सो यू हैव टू शो द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद मशीन की वैल्यू क्या है, ये आप लोगों को बताना है।
अब मेरे पास दो मेथड है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब मैं यहीं पर ही आपको करके बताऊंगा, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनवाऊंगा कि मशीनरी का बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है या क्या, मैं बिल्कुल बेसिक एक स्ट्रक्चर आप लोगों को दूंगा अभी स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। आज ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है। मैंने पेज को दो हिस्सों में ब्रेक करा है ऐसे, यहां पे मैंने लिखा कि मैं कैलकुलेट करूंगा स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू और एक तरफ मैं कैलकुलेट करूंगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू। ठीक है साहब, ये मैंने कर लिया यहाँ पर। अब मैंने मशीन कब खरीदी? मैंने मशीन खरीदी 1 मार्च 2022 को। 1 लाख रुपए की स्ट्रेट लाइन मेथड में भी सेम वैल्यू रहेगी और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में भी सेम वैल्यू रहेगी 1 लाख। ठीक है, नाउ ये मशीन मैंने कब खरीदी? 1 मार्च को खरीदी। कब खरीदी? कब खरीदी? 1 मार्च को खरीदी। अब ये मशीन को मेरे पास, मैं इस मशीन को यूज कर रहा हूं, मुझे इतना पता है कि मुझे 3 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने, मतलब 2022 का अकाउंट बनाना है, 23 का बनाना है, 24 का बनाना है, 25 का बनाना है, मतलब 3 साल तक ये जो मशीन है ये मेरे पास है। मतलब तो यही हुआ सवाल का। इसका मतलब क्या है कि मैंने 3 साल तक इस मशीन को यूज किया है। तो आफ्टर 3 years व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मशीन? 3 साल के बाद मशीन की वैल्यू क्या होगी, ये मुझको देखना है। तो मैंने कब खरीदी मशीन? 1 मार्च 2022 को खरीदी। 10% डेप्रिसिएशन आई हैव टू पुट इट ऑन द वैल्यू ऑफ द मशीन। तो मैं उसको बेटा क्या करूंगा? लेस करूंगा, लेस डेप्रिसिएशन। अब देखिए यहां पर बात आती है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या फर्क है। 10% डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ द मशीन पर, मतलब 10/100 इस पे मैंने लगाया तो डेप्रिसिएशन कितना आया निकलकर? 10,000 आया, मैंने माइनस करा तो 1 साल के बाद वैल्यू बेटा कितनी निकल कर आई? 90,000 रुपए, स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में भी यही काम करना है मुझे। पहले साल में सेम रहेगा, 10,000 रुपए मैंने यहां से माइनस करे। 1 साल के बाद दोनों मेथड में द वैल्यू ऑफ मशीन इज सेम। ठीक है साहब। अब 90,000 कब आई वैल्यू? 31 मार्च 2023 कह ले हम, या 1 अप्रैल, या 1 अप्रैल 2023 कह ले, एक ही बात है। मतलब ये कि आज का जो क्लोजिंग है वो अगले दिन का ओपनिंग होगा। तो 1 अप्रैल 2023 को भी 90,000 वैल्यू जो 31 मार्च 2023 को है, सेम इसकी है। तो अब इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग, सॉरी इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, जो कि आएगा 9,000। तो 1 साल के बाद इसकी वैल्यू 90, 2 साल के बाद इसकी वैल्यू 81। बट इन दी स्ट्रेट लाइन मेथड मुझको क्या करना है कि एक ही बार मुझे वैल्यू निकालनी है, लगानी है मशीन की वैल्यू पर, और उसी पर ही डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अब पहली बार वैल्यू क्या आई थी मशीन डेप्रिसिएशन की? 10,000। अब यही 10,000 रुपए हर साल माइनस होंगे मशीन की वैल्यू में से। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होगा, जितनी वैल्यू आती जाएगी आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे और माइनस करते चले जाओगे। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में आप सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पर लगाओगे डेप्रिसिएशन, you have to charge depreciation only and only on the cost of the machine once, और उसी को हर साल लगाते चले जाओगे और वैल्यू निकालते चले जाओगे। बट इन दी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो वैल्यू आती चली जाएगी उस पर डेप्रिसिएशन लगते चले जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू। जो रिटर्न डाउन वैल्यू, जो वैल्यू घटती जा रही है उस पर डेप्रिसिएशन लगता चला जा रहा है। बट इन दी स्ट्रेट लाइन मेथड स्ट्रेट फॉरवर्डली एक बार डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल दी गई, वही माइनस होगी हर साल जो भी मशीन की वैल्यू होगी। यहां पर मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए, आपने एक बार मशीन की वैल्यू 10,000 रुपए। अब जब आप इसका डेप्रिसिएशन लगा लोगे लेस, डेप्रिसिएशन करोगे इसका, तो आप यहां पर 10,000 रुपए ही माइनस करोगे। तो 2 साल के बाद इसकी वैल्यू हो गई 80। बट इन दिस केस आप इस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, किस पर लगा रहे हो? 90,000 पर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। अगर आप लोग देखो तो आप देखो आप 90,000 पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, जो कि आ रहा है 9,000, वैल्यू आ रही है 81। बट इन दिस केस
10,000 डेप्रिसिएशन। अब हम आगे चलते हैं, अब ये जो वैल्यू आई आपकी, ये आई आपकी 31 मार्च 2024 या 1 अप्रैल 2024, एक ही बात है। मतलब 31 मार्च 2024 रात के 11:59 और 12:01 टाइम चेंज हुआ, डेट चेंज हो गई, चीज सेम रहेगी। तो चाहे आप इसे क्लोजिंग कह लीजिए या नेक्स्ट डे का ओपनिंग कह लीजिए, एक ही बात है। तो आप देखिए 31 मार्च 2024 में स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू इसकी वैल्यू आई 80 और रिटन डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू इसकी वैल्यू आई 81,000। सो आफ्टर 2 years the value of the machine from these two methods are different। अगर हम दोनों मेथड के थ्रू देखें तो अलग अलग है। स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू 80 है और रिटर्न वाली मेथड के थ्रू 81 है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ 10,000 रुपए लगाया और इस पर जो वैल्यू आती जा रही है हम उस पर लगाते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगेन वी हैव टू पुट डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन, फिर हमें सीधे सीधे 10,000 रुपए रख देने और ये हो गया हमारा 70,000। सो आफ्टर 3 years मतलब 2025 मार्च 31 को जो स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू 1 साल 2 साल 3 साल, अगर 31 मार्च में 2025 में जो हमारी डेप्रिसिएशन लग के वैल्यू आई मशीन की, 3 साल के बाद वो कितनी आई बेटा, 70 आई। अब हम इसमें देखते हैं, अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या करना है, हमें इस पर लगाने इंटू 10/100। अब आप देखिए 1 लाख से हमें कोई मतलब नहीं है, हम किस पर लगा रहे हैं, हम जो वैल्यू आती चली आ रही है मशीन पर उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। अब हमने इस पर लगाया विच इज 80,100, जब हमने इससे माइनस करा तो हमारी वैल्यू आई 72,900। देखिए अब आप लोग कि स्ट्रेट लाइन मेथड से जब आपने डेप्रिसिएशन निकाला तो आपकी वैल्यू आई 70 और जब आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड थ्रू निकाला तो वही मशीन की वैल्यू आई 72,900। तो इट शोज दैट the value of the machine from both the methods are different। दोनों मेथड के थ्रू मशीन की वैल्यू अलग अलग है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है आपका कि जो भी मशीन की वैल्यू निकलती चली जाएगी उस पर आप डेप्रिसिएशन पुट करते चले जाओगे और निकालते चले जाओगे। और स्ट्रेट लाइन मेथड में स्ट्रेट से याद रखना है एक बार, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन ओनली वंस और उसको हर साल पुट करते चले जाओगे और माइनस करके वैल्यू निकालते चले जाओगे। अब एक सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि इस वैल्यू को हम कहते क्या हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं मार्केट वैल्यू में और बुक वैल्यू में। ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो बुक में जो आपकी वैल्यू होगी किसी भी चीज की उसको हम कहेंगे बुक वैल्यू। क्या कहेंगे, बुक वैल्यू। मतलब आपने जो इस मशीन की वैल्यू निकाली, अगर स्ट्रेट लाइन से निकाली तो 70 आई, रिटर्न डाउन से निकाली तो 72,900 आई। अब ये मशीन मार्केट में अगर 80,000 रुपए की बिके तो मार्केट वैल्यू, ये मशीन मार्केट में 60,000 की बिके तो मार्केट वैल्यू। मार्केट में जो चीज जितने पैसों की बिकती है उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं और आपके पास जो जिस चीज की वैल्यू जितने की लिखी होती है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को अगर मैं यहां पर लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, कैलकुलेट the value of depreciation only once, that is on the cost of asset। एक बार निकालना है कॉस्ट ऑफ एसेट पे। और रिटर्न डाउन वैल्यू को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, अगर मैं लिखूं तो कि डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड on every year's value of asset या on every year's written down value of assets। this would be the correct word I think। written down value of asset मतलब हर साल जो वैल्यू घटती चली जा रही है उस पर हम जब डेप्रिसिएशन लगाते चले जा रहे हैं तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। और स्ट्रेट लाइन मेथड वो है कि एक बार हमने लगा दिया डेप्रिसिएशन तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। दोबारा देख लेते हैं एक बार हम और क्लास को अपनी एंड करते हैं। तो
यहाँ देखिए हमने एक बार लगाया खाली 10,000, इसी को हर साल लगाते चले गए। यहाँ पर 90 पर लगाया 9 आया, 81,000 पे आया 8100 आया, फिर 72,900 आया। तो ये एक बेसिक फर्क है। तो यहाँ पर आकर हम बेसिक जो है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का और रिटर्न वाले मेथड का देखते हैं। हाँ एक सेकेंड दिखाओ क्या है। ठीक है, तो क्लास में भी आई थिंक ये टॉपिक अभी तक समझ में आ गया। कुछ क्वेरीज हैं इन लोगों की, मैं ऑफलाइन जरा देख लूँ। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस ऑन इट। तो हम 2 से 3 क्लासों में पार्ट सेकंड या थर्ड में डेप्रिसिएशन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप हमारे यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं। थैंक यू।